हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है, जो बुक का आपकी ग्रुप थ्योरी, उसको स्टार्ट किया था। लेकिन आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ और बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि बच्चों, जो यदि पेपर का पैटर्न क्लियर जब तक माइंड में आपके नहीं होगा तब तक आपकी तैयारी जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था, लेकिन एक बार वापस उसको बता रहा हूँ कि बच्चों, आपके जो बीएससी के अंदर इस बार मैथ के 3 पेपर हैं, ठीक है। अभी तक आपने जैसे 12th में दिया कि एक पेपर होता था, लेकिन अब जो है बच्चों, वो बीएससी के अंदर आपके मैथ के 3 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर के अंदर आपकी कितनी बुक है? 2 बुक हैं। हम आपके बच्चों फर्स्ट पेपर को लेकर चल रहे हैं। किसको लेकर चल रहे हैं? फर्स्ट पेपर को। तो एक बार इन दोनों को हटा देते हैं। फर्स्ट पेपर के अंदर आपकी कितनी बुक बताई थी मैंने? 2। पहली बुक आपकी ग्रुप थ्योरी, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? समूह सिद्धांत। और एक है आपकी मैट्रिसेज, जो मैट्रिक्स आपकी है, जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि आपकी 12th की सबसे इजी एक्सरसाइज यही थी, इजी चैप्टर यही था, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स को हटा देते हैं, हम चर्चा करते हैं ग्रुप थ्योरी के ऊपर। लेकिन इससे पहले आपको एक बात मैंने बताई थी कि जो 12th लेवल में आपने प्रश्नावलियों का सिस्टम पढ़ा था। जैसे पहली प्रश्नावली यानी फर्स्ट जो चैप्टर आपका 3 नंबर का था, सेकंड 4 मार्क्स का, थर्ड 3 मार्क्स का, यानी कुछ ऐसा। लेकिन यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं होता, यहाँ पे सिस्टम होता है बच्चों यूनिट के अकॉर्डिंग। और प्रत्येक पेपर की कितनी यूनिट होती है? 5। यानी आपको टोटल 6 किताबें यानी 6 बुक पढ़नी है और प्रत्येक पेपर के 5 यूनिट, यानी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। 12th लेवल में बच्चों अभी तक क्या था कि हम क्या करते हैं, आपकी पूरी बुक को ही तैयार करते हैं, एक एक क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे पूरी बुक तैयार नहीं की जाती, यहाँ पे हमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है बच्चों। बुक आपके पास है, उनमें जो सिलेबस आपका दिया होगा उसके अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक दिए गए हैं, जिस जिस यूनिट में दिए गए हैं, वो तैयार करने, ठीक है। आप बुक देखोगे तो आपको स्टार्टिंग का जो पेज होगा उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी का सिलेबस दिया हुआ मिलेगा। जो बुक आपकी, उसके जो स्टार्टिंग के पेज होते हैं वहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी है या जयपुर यूनिवर्सिटी है या MGSU यूनिवर्सिटी है, उनके अकॉर्डिंग सिलेबस और उनके अकॉर्डिंग आपको यूनिट तैयार करनी है। हाँ, यूनिट क्या सिस्टम रहता है कि जैसे इसमें क्या होता है बच्चों की, हम प्रश्नावलियों को लेकर नहीं चलते, हम टॉपिक को लेकर चलेंगे। हाँ, यूनिट क्या होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा था आपको इसकी 3 यूनिट है सिलेबस में, इसकी 2 है, और इसके अंदर मान लो टोटल 8 चैप्टर है, यानी 8 एक्सरसाइज है। तो वो 3 कौन सी होगी? तो हो सकता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए कि इन तीनों को मिलाकर एक यूनिट बना दी, इनको 2 को मिलाकर एक यूनिट और इन तीनों को मिलाकर एक यूनिट बना दे। कहने का अर्थ हो गया कि फिर इन तीनों को एक साथ एक चैप्टर के तरीके से हमें तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक एक प्रश्नावली को तैयार करने के बजाय आपके जो सिलेबस के टॉपिक है, हमारा फोकस उनके ऊपर रहेगा। बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? यानी एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस का पैटर्न है, हमें उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, ये नहीं कि पूरी बुक की तैयार करनी है बच्चों। हाँ, यदि हमारे पास टाइम बच जाता है तो हम पूरी बुक भी तैयार करेंगे, ये नहीं कि बुक तैयार नहीं करेंगे। लेकिन पहले हमारा जो उद्देश्य है वो ये रहेगा कि जो सिलेबस आपका यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंग चलना है हमें, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। हाँ, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद यदि हमारे पास टाइम बचेगा तो हम फिर जो बुक के कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा जो रह जाते हैं, जो सिलेबस में नहीं है, हाँ, लेकिन नॉलेज वाइज यदि आपको सीखना है तो उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो बस आपको बच्चों ये बात याद रखनी है कि आपको टॉपिक दिए गए होंगे, आपको उनके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो इतनी बात याद रह जाएगी ना। इस तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों तैयारी करेंगे, पर्सनली वाइज नहीं। तो हो सकता है क्योंकि यदि कोई टॉपिक जो सिलेबस में एक बार नहीं है वो मैं छोड़ दूँ, आपके माइंड में ये सवाल आ जाएगा कि सर ये पर्सनावली का ये टॉपिक आपने छोड़ दिया। तो बच्चों टॉपिक नहीं छोड़ा है, एक बार हम सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। सिलेबस के बाद कंप्लीट होने के बाद उन टॉपिक के ऊपर भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन पहले जो ज़रूरी है वो, ठीक है। तो बच्चों ये जानकारी आपके साथ साझा करनी ज़रूरी थी। यूनिट सिस्टम क्या होगा वो आपको बता दिया है। कई बार बच्चों ये भी पॉसिबल है कि यूनिट में क्या होगा
जैसे मान लो इसके कुछ टॉपिक, इसके कुछ टॉपिक, जिसके कुछ टॉपिक को मिलाकर एक यूनिट बना दिए, ना तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज है, ना ये हो ना ये हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। कंप्लीट एक्सरसाइज हो भी सकती है, नहीं भी, उसके कुछ टॉपिक हो सकते हैं। मान लीजिए एक एक्सरसाइज में 5 टॉपिक है, उसके अंदर केवल 2 यूनिट में जोड़ दिए जाए, बाकी 3 को ना हो, तो बस वो सिस्टम आपको याद रखना है। बाकी बच्चों जो आप बुक देखोगे तो वहाँ पे स्टार्टिंग में आपको सिलेबस मिला हुआ होगा, बाकी आप सिलेबस ला सकते हो, उसके अंदर आपको सारे टॉपिक दिख जाएंगे। तो आइए फिर आगे की चर्चा हम स्टार्ट करते हैं और उसके ऊपर अध्ययन करते हैं। देखिए तो बच्चों यदि आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने कंप्लीटली सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर चर्चा की थी, बाइनरी ऑपरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विआधारी संक्रिय। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो कंप्लीट इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड था। यानी हमारा उद्देश्य सिर्फ यही रहा था कि हमें जो बाइनरी ऑपरेशन है, जो द्विआधारी संक्रिया, वो क्या होती है, वो आपके समझ यदि आ जाती है एक बार, तो आगे के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बच्चों कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है कुछ वो ज़रूरी है समझने एक साथ चलिए था। जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो समझना जरूरी है। तत्समक, प्रतिलोम, क्रम विनिमय, आज बच्चों हम चर्चा करेंगे इन 4 टॉपिक के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जो ग्रुप होगा वो इन्हीं चारों से मिलकर ही बनेगा। ठीक है, कि ग्रुप जो हम चर्चा करना चाहते हैं, जो हमने नाम दिया इस एक्सरसाइज का, जो नाम है ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले ये तो भाई प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये तो पता होना जरूरी है कि ग्रुप क्या होता है। भाई आपके लिए जो ग्रुप है वो क्या होगा, भाई सेट के अंदर ऐसा क्या हो कि मैं उसे ग्रुप बोल दूँ। बात समझ आई? भाई सेट के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज आ जाए कि उसको क्या बोल दिया जाए, एक ग्रुप बोल दिया जाए, यानी एक समूह बोल दिया जाए, और वो क्वालिटीज़ ये होंगी। और आज हमारी जो चर्चा है इन्हीं के ऊपर रहेगी। ठीक है, तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू इन चारों बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास रियल नंबर कोई स्टार ऑपरेशन है जो r क्रॉस r से r में ही है। अब r क्रॉस r से r का मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि यदि मैं r को, बच्चों यहाँ पे रियल नंबर है, r यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, रियल नंबर है, और तो रिजल्ट क्या बना रहा हूँ मैं, कि मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मैं कोई 2 अलग अलग कोई भी रियल नंबर लूँ, एक को मैंने a ले लिया और एक को मैंने b ले लिया, कोई भी बच्चों 2 अलग अलग अगर आप रियल नंबर लेते हो और इस तरीके से यदि मैं उनको लिखूँ, इस तरीके से यदि मैं उनको लिखूँ, तब जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रियल नंबर। ठीक है, अब आपको भी सर ये रियल नंबर कैसे हुआ, बच्चों ये कंप्लीट रिजल्ट रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, और हम सब जानते हैं जब आप कोई 2 रियल नंबर को जोड़ोगे तो रिजल्ट रियल नंबर रहेगा, गुणा करोगे तो भी रियल नंबर, घटाओगे तो भी रियल नंबर। तो इसमें क्या हुआ, मैंने पहले 2 को जोड़ा तो ये रियल नंबर बना, इन दोनों को गुणा किया रियल नंबर बना, रियल नंबर से रियल नंबर माइनस करूँ रियल नंबर ही आएगा, यानी कोई ना कोई वास्तविक संख्या ही आएगी। इतनी बात समझ आ गई होगी। तो ये इनके स्टार्ट करते हैं, लेकिन बच्चों इन सवालों को करने से पहले इस संक्रिया का मतलब समझ आना जरूरी है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे ए और बी के ऊपर घूमते रहते हैं, यहाँ पे ए और बी के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें स्टार के ऊपर फोकस करना है। यानी जिन 2 के बीच स्टार लग गया उन दोनों को किस तरीके से लिखना है। ये बच्चों क्या है, एक आप ये मान लो, एक अरेंजमेंट मान के चलो, एक बार इसको समझने का बच्चों जो बेटर मेथड है, बेटर तरीका है, सबसे अच्छा मेथड मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि मैं इसको एक अरेंजमेंट मान के चलूँ। यानी आपको क्या करना है, उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग लिखना है। तो ये अरेंजमेंट क्या है कि जिन 2 के बीच स्टार को लिखा जाए, यानी 2 मान लो 2 संख्या है, उनमें पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या माइनस पहली गुणा दूसरी, ये मतलब याद रखो। यानी जिन 2 के बीच स्टार लग गया, जिन 2 नंबर्स के बीच स्टार लग गया, उन दोनों का योग माइनस दोनों का गुणा। ये बात यदि आप याद रख के करोगे ना तो इस सवाल बहुत अच्छा समझ आएगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों
जिक्र आएगा साहचर्यता का। साहचर्यता क्या होती है? देखो, साहचर्यता का रूल मैंने कहा था, यदि इस कुछ ऐसा बन जाए, यदि ये दोनों रिजल्ट इक्वल हों तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दी गई संक्रिया साहचर्य है। अब आप कहोगे सर कैसे? तो बच्चों सिद्ध करते हैं, आइए समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिया इसे, सबसे पहले स्टार सोल्व कौन सा होगा? बॉक्स वाला, जो सॉरी ब्रैकेट वाला। जिन दो के बीच स्टार लगा, स्टार क्या? बी और सी के बीच। तो अब ए और बी को मत देखो, बी और सी को देखो। मैंने क्या कहा था? जिन दो के बीच स्टार है उनका योग माइनस उनका गुणा। तो क्या हो जाएगा? उन दोनों का योग माइनस दोनों का गुणा। बस समझ आई? ये अरेंजमेंट क्या है वो रखना है, क्या? स्टार के अकॉर्डिंग। अब बच्चों कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे केवल बी के हिसाब से अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं। आप बी को अरेंजमेंट मत करो, आप इस पूरे नंबर को अरेंजमेंट करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि जब आप इसे सोल्व करोगे तो आएगा तो कोई ना कोई रियल नंबर ही। बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? तो बच्चों यहाँ पे गलती क्या होती है? गलती ये होगी कि अब आप यदि क्या करते हो, सिर्फ बी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर देते हो। यदि आप बी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करोगे तो बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके आगे आ गई। क्या आ गई? कि आपका अरेंजमेंट सही हुआ ही नहीं। आपको क्या करना है? दो नंबर का अरेंजमेंट करना है। आप ये मत सोचो ये अकेला बी है, आप ये सोचो कि ये कंप्लीट एक रियल नंबर है। कैसे? कि यदि मान लो बी की कोई वैल्यू मैं यहाँ रखूँ, सी की रखूँ और हल करूँ, सोल्व करूँ, तो मेरे पास कोई ना कोई रियल नंबर ही तो आएगा, कुछ अलग थोड़ी ना आ जाएगा। बात दिमाग में बैठी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों मुझे चलना है। तो रूल है, जिन दो के बीच स्टार हो उन दोनों का योग, एक बार बॉक्स में रख दी, ब्रैकेट में रखता हूँ, उन दोनों का योग, यानी जिन दो के बीच स्टार था मैंने उन दोनों का योग माइनस उन दोनों का गुणा। ठीक है? जिन दो के बीच स्टार था उन दोनों का योग माइनस उन दोनों का गुणा। अब इसे सॉल्व करके यदि मैं लिखूँगा तो बच्चों ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। ये मेरे पास रिजल्ट आया ए स्टार बी स्टार सी का। इसको मैं एक बार बॉक्स में बंद कर देता हूँ। तो ये बच्चों बात समझ आई या नहीं? आगे होगी। यानी हमें सिर्फ स्टार के ऊपर फोकस करना है। स्टार से पहले जो नंबर है और स्टार के बाद में जो नंबर है उनको एक एक नंबर ही मान के चलना है, कि वो किसी फॉर्मेट में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप जानते हो कि जब आप इस फॉर्मेट को लेकर सोल्व करोगे तो आएगा तो कोई एक फिक्स नंबर ही, तो उसको एक नंबर मान के चलो। ठीक है? इसको एक रियल नंबर मान के चलो। आगे सोल्व करते हैं। अब हमें सोल्व करना है ए स्टार बी फिर स्टार सी। तो पहले इन दोनों के बीच का तो रिजल्ट दिया हुआ ही है, दोनों का योग माइनस दोनों का गुणा। अब बच्चों इन दो के बीच जो स्टार लगा वो समझना है। अब इन दो के बीच में जो स्टार है उसके ऊपर फोकस कीजिए, इन दो के बीच। तो यहाँ पे पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये, यानी ये कंप्लीट पहले नंबर को लेना है। तो रूल के अकॉर्डिंग पहला नंबर जो भी है पूरा पूरा लिखोगे, प्लस दूसरा नंबर माइनस पहला गुणा दूसरा, यानी a प्लस बी माइनस ए बी गुणा सी, कुछ ऐसा। बात समझ आई? यानी बच्चों स्टार के ऊपर फोकस करना है। स्टार से पहले जो है और स्टार के बाद में जो है उन दोनों को दो अलग अलग नंबर मानने हैं। ठीक है? अब इसको सॉल्व करके लिखूँगा तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी, कुछ ही आया। अब देखिए क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? तो ध्यान से देखें, ए है बी है सी है माइनस ए बी आगे पीछे जरूर है लेकिन है तो इक्वल ही। यानी यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है? तो बच्चों ये क्या है? साहचर्य है। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ साहचर्य है। क्लियर हो गया? जो संक्रिया का बेसिकली साहचर्यता का मतलब समझ आ गया क्या होता है? ठीक है? तो बच्चों बाकी प्रैक्टिस पे निर्भर करेगा। ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन करेंगे, हम कई क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये बात माइंड में बैठनी चाहिए। ठीक है? फिर बारी आती है बच्चों तत्समक की। तत्समक क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, ए स्टार ई को ए के इक्वल लेकर सोल्व करेंगे, ई स्टार ए को भी ए के इक्वल लेकर सोल्व करेंगे और दोनों बार ई की वैल्यू पता करेंगे। यदि वो एक जैसी ही आती है तो मैं ये बोलूँगा कि वो तत्समक है। ठीक है? तो करता हूँ सोल्व। संक्रिया के हिसाब से दोनों का योग
माइनस दोनों का गुणा, ए से ए गया, ई कॉमन, 1 माइनस ए इक्वल 0, तो ए की वैल्यू 0 यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, ए इज नॉट इक्वल टू 1 जो भी आप ले रहे हो, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि ए यदि 1 होगा तो ई 0 हो, ये जरूरी नहीं है। इसको मैं क्या लिखूँगा, दोनों का योग माइनस दोनों का गुणा, ए से ए गया, ई कॉमन, 1 माइनस ए 0, तो यहाँ से भी ई की वैल्यू 0। तो बच्चों सबसे पहले आप ये देखो दोनों बार ई की जो वैल्यू है वो एक जैसी आई है या नहीं आई है, तो जवाब होगा एक जैसी आई है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जो बच्चों इसका तत्समक है वो विद्यमान है। क्लियर हो गया, यानी साचर्य भी है तत्समक भी है, ठीक है। फिर बात आती है प्रतिलोम की। प्रतिलोम, प्रतिलोम क्या होता है कि हम ए स्टार को पी मान लिया, उसको ई के बराबर लेके सोल्व करेंगे, और पी स्टार ए को भी ई के बराबर लेकर सोल्व करो, पी का मान निकालो। ए स्टार पी क्या होगा, ए प्लस पी माइनस ए पी इक्वल 0, पी कॉमन 1 माइनस ए, तो पी आएगा माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। यहाँ पे हो जाएगा पी प्लस ए माइनस पी ए इक्वल टू 0। इन दोनों से पी कॉमन, 1 माइनस ए इक्वल टू माइनस ए, पी की वैल्यू दोनों बार एक जैसी आई है नहीं आई है, तो ये प्रतिलोम भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब बच्चों कईयों के दिमाग में एक बात आएगी, सबसे पहले देखो मैं जो कह रहा हूँ वो आराम से समझो कि भाई जो तत्समक अवयव आया है 0, क्या वो रियल नंबर नहीं है क्या? जो तत्समक अवयव आया है 0 वो रियल नंबर नहीं है क्या? तो जवाब होगा कि ये रियल नंबर ही है। तो बच्चों याद रखना, तत्समक होगा उसी सेट के अंदर होगा, यदि उसी सेट के अंदर नहीं है तो फिर वो तत्समक ही नहीं है, ठीक है। हाँ, और जो प्रतिलोम है बच्चों, तत्समक अवयव देखो फिक्स होता है लेकिन प्रतिलोम फिक्स नहीं होता। जैसे सिंपल सी बात है, तो भाई योज्य तत्समक आपने नाम सुना होगा छोटी क्लास में कभी, भाई योज्य तत्समक क्या होता है 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन योज्य प्रतिलोम संख्या के हिसाब से होता है, जैसे 1 का प्रतिलोम -1, 2 का -2, 3 का -3, ठीक है। लेकिन वो तो बस यही बात याद रखनी है, यहाँ पे कोई भी संख्या लो इस रूल के अकॉर्डिंग उसका प्रतिलोम निकालो। जैसे 2 का इस संक्रिया के अनुसार प्रतिलोम क्या होगा, -2/1 -2। 10 का होगा -10/1 -10। हाँ, लेकिन तत्समक क्या होगा 0। और जो भी रिजल्ट आएगा बच्चों वो आएगा रियल नंबर ही, क्योंकि a का मान यदि 1 नहीं होगा तो देख लो बाकी सभी के लिए लागू है। क्लियर है। लास्ट है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या होती है आप सब जानते हो, A*B इक्वल B*A, तो A*B दोनों का योग माइनस दोनों का गुणा, B*A दोनों का योग माइनस दोनों का गुणा, दोनों का मतलब एक ही है, यानी A*B इक्वल क्या हो जाएगा B*A। रिजल्ट एक ही है, यहाँ से बात स्पष्ट हो जाती है कि क्रम विनिमय भी है। क्लियर हुई बच्चों इतनी बातें? यानी कोई सवाल में जो आपको संक्रिया दी हुई आएगी वो साचर्य, तत्समक, प्रतिलोम, क्रम विनिमय, ये 4 बातें आपको जांच करनी आनी चाहिए। अब जो बातें बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, लिखवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, सिर्फ बता रहा हूँ। तो यदि कोई संक्रिया के लिए सेट साचर्यता का पालन करता है तो उसे बोला जाता है सेमी ग्रुप, यानी सामी समूह है। मैं यहाँ पे इस साइड में चलो बाद में तो लिखवाऊंगा सारी नेक्स्ट लेक्चर में, सिर्फ समझा रहा हूँ। सामी समूह है क्या होता है, कई बार आ जाएगा, जिसे आप सेमी ग्रुप कहते हो। तो यार बच्चों छोटा सा क्वेश्चन बना दूं कि जांच कीजिए जो दिया गया सेट है वो सेमी ग्रुप है या नहीं है, सामी समूह है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप साचर्यता की जांच करोगे। यदि वो साचर्य है, यदि वो साहचर्य है तो आप उसको क्या बोल दोगे बच्चों, सेमी ग्रुप बोलोगे, ठीक है। बात समझ आ गई या नहीं आई? कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर होगी? तो सेमी ग्रुप की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। सिंपल सी बात है कि यदि कोई सेट किसी संक्रिया के लिए साचर्यता का पालन करता है तो वो सेमी ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक वर्ड आता है मोनोइड। यहाँ पे लिख रहा समझा रहा हूँ, सिर्फ आज लिखवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसको हम मोनोइड कहते हो। तो यदि कोई सेट सेमी ग्रुप हो और तत्समक विद्यमान हो तो वो क्या हो जाएगा,
मोनोइड बोला जाएगा उसको। सिंपल सी डेफिनेशन ना भाई, आज ये सवाल क्वेश्चन आ जाए संक्रिया देकर ये पूछ ले, वो सिद्ध कीजिए कि मोनोइड है, तो आप क्या करो, सिद्ध कर दो ये दो बातें, मोनोइड हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है जो मुख्य जो हमारी प्रोसेस है, ग्रुप क्या होता है। तो यदि कोई सेट, ध्यान से सुनना बच्चों, लिखूंगा नेक्स्ट लेक्चर से सुनना है। यदि कोई सेट किसी संक्रिया के लिए साहचर्य, तब तत्समक और प्रतिलोम ये तीन गुणधर्म का पालन करे। यदि कोई सेट किसी संक्रिया के लिए, कोई भी संक्रिया हो जो दी गई है उस संक्रिया के अनुसार कह रहा हूँ मैं, उस संक्रिया के अनुसार यदि वो साहचर्य हो, तत्समक विद्यमान हो, प्रतिलोम भी विद्यमान हो। प्रतिलोम का मतलब सेट का प्रतिलोम नहीं, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। प्रतिलोम अवयव का निकाला, ये ए इनवर्स का मान है। ठीक है, तो यदि ये तीन क्वालिटी जिस सेट के अंदर हो जाएगी बच्चों, उस सेट को क्या बोला जाएगा, ग्रुप, यानी समूह है। अब बात समझ आई या नहीं आई? ले लो, 12वीं क्लास की ही पूरी जानकारी है। और बच्चों ये जो क्वेश्चन भी मैंने लिया आपकी 12th क्लास का ही है, एक एग्जाम्पल है, आपकी 12th क्लास का ही एक एग्जाम्पल